largest component of plant cell, component of plant cell, and contains minerals, water, and other substances, and collectively constitute, बच्चों ये सब मिलके mineral, water and other substances collectively constitute sap. Constitute sap. सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है ना? हाँ बस अभी 2 minutes हुए, ठीक है. और sap contains special pigment. Pigment का नाम क्या है? Yes, anthocyanin. Some plants contain water soluble pigment. Water soluble pigment. क्या नहीं आता? बच्चे ने अच्छा पूछा कि पिगमेंट इसमें क्यों स्टोर होता है. तो पिगमेंट बिकॉज chromoplast contain fat soluble pigments, and if there is a water soluble pigment can be stored in vacuole, and if you have another suggestion then we can transmit to cell. They should try other places where they can have pigments. So can you suggest other place other than vacuole and chromoplast के अलावा और कहाँ पे पिगमेंट हो सकता है? Why sap vacuole after chromoplast? Why not other organelles were taken by cell to arise to develop pigment? अच्छा क्वेश्चन है. ये फ्री है, इसके पास कोई काम नहीं दूसरा. इसके पास भी अपना फंक्शन है. एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस और एडिशनल मिनरल रिमेन स्टोर्ड. Am I audible for everyone? डिस्टेंस से जो बहुत दूर से बच्चों सुन रहे हैं उनको सुनाई दे रहा है? और आज एक ऐसी क्लास आपकी होने जा रही है जिसमें कोई मजाक नहीं की जाएगी. सब्जेक्ट के अलावा कोई बात नहीं की जाएगी. आप बार बार अगर करेंगे भी तो हम उसको मतलब मना कर देंगे मजाक करने के लिए. तो बताइए. नहीं आ जाएगा मजा, रुक जाए. तो ये बताएं, पढ़ने से भी आ सकता है मजा. तो ये बताइए सैप वैक्यूल ही क्यों क्रोमोप्लास्ट के बाद? हमारे पास आंसर है इसलिए पूछ रहे हैं बच्चे. यूनिट मेम्ब्रेन होती है इसलिए. स्पेस है इसके लिए. पिगमेंट को तो कितना स्पेस चाहिए? और कुछ अच्छा बताओ बच्चों जो कन्विंसिंग हो. आप लोग भी थोड़ा मतलब बाकी लोगों को तारीफ जैसा मतलब आपको मिले कुछ बोलने पर. तो सुन लीजिए बच्चों. प्लांट्स exclusively have sap vacuole, and the coloration of variable parts is needed in plants first. Like if the same pigment remains stored in other compartment, the things which are not the components which are not present in animals but are commonly present in plants, after plaster there is a sap vacuole. So otherwise animal will be of like purple shade or yellow orange type के. अब वो तो नहीं अच्छा लगेगा ना. तो वो उनका अपना तो जो प्लांट ओरिजिन की थिंग्स हैं उन्हीं के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इट इज अबाउट द एवोल्यूशन. वो मत सोचिए कि कैसे कंडीशन है और भी कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव बना सकते हैं. जो प्लांट ओरिजिन के कंपोनेंट है वो आफ्टर क्रोमोप्लास्ट या आफ्टर प्लास्टर्ड कौन से हो सकते हैं? वैक्यूल्स. इसलिए इनमें प्रेजेंट है. ये क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता या हमने बना लिया है क्वेश्चन इन असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन एम्स एग्जाम हो तो लाइक आफ्टर क्रोमोप्लास्ट इन प्लांट सम बॉडी कैन हैव पिगमेंट्स लाइक वैक्यूल्स एंड रीजन लिखे कि इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द एक्सक्लूसिव बॉडीज फाउंड इन प्लांट्स आर क्रोमोप्लास्ट और प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स. तो वो आंसर 1 हो जाएगा. ये वजह है वो उनके एवोल्यूशन. अब न्यूक्लियस में रखेंगे तो अननेसेसरी न्यूक्लियस में क्यों? और दूसरी कंडीशन ये है कि वाटर सॉल्युबल बिकॉज़ कंडीशन फेवर कर रहा है. वैक्यूल हैज वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, देन वाटर सॉल्युबल थिंग्स कैन बी अकोमोडेटेड. ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं. एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल is also called
Tonoplast. To maintain osmotic balance of cell, extra minerals remain stored in vacuolar sap. Vacuolar sap में extra mineral store रहते हैं बच्चों. Any confusion? Clear हुआ? And water soluble pigment बताई दिया. Some plants contain water soluble pigment anthocyanin. Vacuolar sap. और कलर क्या देगा? Gives color पर्पल. चलिए नेक्स्ट, गैस वैक्यूल्स. यस बच्चे ने एक पॉइंट ऐड करा दिया. 90% एरिया ऑफ प्लांट सेल. हाँ, फिर क्यों करते हैं ये पूछना है. बोलो कौन मना करता है. लार्जेस्ट कंपोनेंट बोल रहे हैं. ऑर्गेनल बोलने में थोड़ा इसका इंसल्ट होता है. कैसे होता है? ऑर्गेनल शुड हैव इनसाइड देयर मैट्रिक्स एंड ऑल. इफ यू आर जस्ट डिस्पोजिंग वेस्ट, और वो कैसा ऑर्गेनल? कंपोनेंट इज मोर सुटेबल. न्यूक्लियस इज कंपोनेंट. तो बाकी कभी कभी आता भी है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनल है. बिगर देन न्यूक्लियस और स्मॉलर देन न्यूक्लियस? बिगर. बच्चों हमारा मजाक करना मना है, आप लोगों का नहीं. आप लोग फ्रीडम में है, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है बोलिए. कुछ लोग अपने बर्ड्स की बैकग्राउंड आवाज वगैरह वो आप सुनाइए. कहाँ काफी दिन हुए, कुछ अलग से कबूतर बोलते हैं बीच में, तो बुलवाइए. ऐसा क्या है? 90% एरिया ऑफ प्लांट सेल ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल. अरे मना नहीं है, बोलिए, कुछ तो बोलिए. वैक्यूल, एक मिनट. हाँ, वैक्यूल गोल्जी बॉडी. बच्चा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से कंफ्यूजन में है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की वजह से कंफ्यूजन में है. हाँ, कहीं से तो बना ही होगा. तो आप क्या पूछ रहे हैं, कहीं से बना है या गोल्जी बॉडी से बना नहीं बना है? तो चलिए समझिए, इनका एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दे देते हैं बच्चों. व्हाई दिस सिस्टम इज टेकन एज द वैक्यूल इज कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. फर्स्ट, व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल collectively form एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल. And why the vacuole participating in formation of endomembrane system? शायद यही क्वेश्चन है आपका पहला. और या फिर वैक्यूल का ओरिजिन क्या है, ये इनका मेन क्वेश्चन है. तो बच्चों अगर आप सेल की बिगिनिंग स्टेट देखेंगे, व्हेन सेल इज डिफरेंशिएटिंग, undifferentiated cells do not have vacuoles like meristem etc. And when cell get differentiate, then very first thing, the central area which can be plenty of water with the minerals bounded by a place, and that membrane is actually added by extensions of membranous things. Extensions like all the cisternae etc. also have origin from plasma membrane etc. तो plasma membrane और cisternae का interrelated function होता है. तो जो भी product है ना, तो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स कहीं कहीं से ऐड होकर और वो सेंट्रल पार्ट को कवर कर लेते हैं. दिस कवर्ड सेंट्रल एरिया इज कॉल्ड एज वैक्यूल. और वैक्यूल का जो फ्लूइड है, सेंट्रल पोर्शन है, उसके अंदर सैप प्रेजेंट है. तो इसलिए हम अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज सिस्टर्ने फाउंड इन गोल्जी बॉडीज एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सिस्टर्ने. सिस्टर्ने की बड ऑफ प्रोसेस से, बडिंग से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है. तो उन तीनों के कोऑर्डिनेशन पे तो किसी को सवाल ही नहीं है. तो ये हुआ कि जहां कहीं भी मेम्ब्रेनस कवरिंग बनानी थी, तो उनको किसका कंपोनेंट कंसीडर कर लिया गया? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का. बात समझ आ गई? तो इस लेस और मोर दिस मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज आल्सो part of cell membrane extension, release thing, or modified cisternae etc. That's why can be taken as part of endomembrane system. Yes, आपका क्या क्वेश्चन था बच्चे? 90% can be 99% और can be 89, 85, वो रफली लिख दिया. मेजर पार्ट जो है वो ये ऑक्यूपाई कर रहा है.
शायद बच्चों को कुछ हो गया, एक बार आप लिखो देखें। Yes, right. Gas vacuoles found in BGA cyanobacteria. What the function of gas vacuole? Gas vacuole का function क्या है? Buoyancy. Air filled vesicles mainly found in blue-green algae and provides buoyancy or flotation. बच्चों water में available photosynthetic organisms require occurrence in upper strata. If the cell or body or the thing in deep strata available, then cannot receive light. That's why the brown algae have some special vesicles to make flotation with the name of vesicle found in brown algae. एयर ब्लैडर, आप आज जाके बच्चों ब्राउन एल्गे के फ्यूकस, लेमिनेरिया एटसेट्रा को देखिए, तो ब्राउन एल्गे अपीयर, कलर क्या है ब्राउन एल्गे का? ब्राउन, बहुत बढ़िया. एंड ब्राउन एल्गे आर ब्राउन ड्यू टू fucoxanthin, which is a kind of xanthophyll. Then brown algae don't have chlorophylls because they are brown. No, the abundant is fucoxanthin. वो brown color का हो गया, अलग बात है. बाकी chlorophylls भी है. And the chlorophylls can absorb light of different wavelength and all. वो पता है, red and blue उसका main wavelength spectrum है. तो उनको बहुत deep अगर occurrence हो गया तो वो absorb नहीं कर पाएंगे. And the brown algae are small or large. And one example of unicelled brown alga. Unicellular brown alga. Yes, not present. Very good. There is no brown alga which is unicellular. Brown algae all are multicell. होते ही नहीं unicellular. और तो brown algae makes a large group or a small group. Large group, and they are large in size or small in size. Large in generally giant in size and called as scalps. तो कैल्प्स होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा फ्लोटेशन एटसेट्रा के लिए है. एंड रेड एल्गे कैन बी मोर डीपर देन ब्राउन एल्गे और लेस? More deeper. Is there any special arrangement found in yes, phycobilins? तो जो फाइकोबिलेंस वाले होते हैं वो थोड़े बहुत नीचे भी सेटल हो जाते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो ये सभी की मजबूरी है बच्चों. तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गे में फाइकोबिलेंस ऑल दो हैं, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गे मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर. मेनली ब्लू ग्रीन एल्गे मेनली फाउंड इन, यस, स्क्रीन वाले बच्चे बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गे मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर. देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा. ब्लू ग्रीन एल्गे फाउंड इन मेनली फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, मरीन फ्रेश, मरीन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. समुद्री पानी बोल दीजिए. यस, मरीन ना. वेरी गुड बच्चों. काश नीट एग्जाम कल ही हो जाए और आप लोगों का ये गलत हो जाए. फ्रेश वाटर आंसर क्या है? फ्रेश वाटर. Exceptionally blue green algae found in marine water, that is Trichodesmium erythraeum. हाँ, अब याद आ गया. रेड सी. तो रेड सी, पूरी दुनिया के ब्लू ग्रीन एल्गे ट्राइकोडेस्मियम नहीं है बच्चों, बाकी भी ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, जैसे एनाबेना, नॉस्टॉक एटसेट्रा. बच्चों चावल के खेत में समुद्र है, हमें तो समझ नहीं आया. या फिर आप सी में राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो आप जैसा कमाल तो किसी ने अभी तक किया नहीं है, तो थोड़ा कंट्रोल करके करना बच्चों. तो राइस कल्टीवेशन में फ्रेश वाटर ही लेते होंगे. हाँ प्लीज. ओके, तो राइस कल्टीवेशन में फ्रेश वाटर लेते हैं जब फर्टिलिटी इंक्रीज करना है, या नॉर्मल एजोला के साथ भी रहता है. तो एजोला को पानी में रहना, तो सी वाटर में एजोला रहता है क्या बच्चों? फॉर्न्स फाउंड इन सी इज नॉट हैपनिंग, बहुत मुश्किल है. तो वहां पे अलग तरह का वेजिटेशन था. ऑल टुगेदर सम एंजियोस्पर्म्स कैन एग्जिस्ट इन सी वाटर. सी वाटर इज नॉट ए फेवरेबल प्लेस फॉर प्लांट ग्रोथ.
आप ठीक है, आप एल्गे थोड़ा ग्रो कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, एल्गे के बाद अगर किसी को अच्छा प्लांट बनना है ना, तो समुद्र में नहीं बना जाता है, स्विमिंग नहीं चल रही है बच्चों, तो वहां पे कंडीशन क्या है कि उसके अंदर पहले तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये भी वजह है। एनी हाउ, जो पिगमेंट्स की बात चल रही थी, या गैस वैक्यूल्स मेनली प्रेजेंट होते हैं किनके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गे में, ठीक है। एंड गैस वैक्यूल क्लियर है आपको, समझ आ गया? तो गैस वैक्यूल को जो मेम्ब्रेन होगा, दैट विल बी द यूनिट मेम्ब्रेन और नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन, नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब काइंड ऑफ प्रोटीनेशियस कवरिंग होगी, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में सिंगल एनवेलप सिस्टम होता है, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। एंड व्हाट आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, प्रियंका? Yes, in some protists for osmoregulation, the special vacuoles are called as contractile vacuole. That is the third type of vacuole, contractile vacuole. In amoeba or some other protists, for osmoregulation, vacuoles are contractile vacuoles. चलिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा बच्चों। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है वैक्यूल से रिलेशन में तो आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, आपको लिखने के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, ऑनेस्टली दिया जाएगा टाइम आपको, अरे मजाक नहीं, टाइम देंगे बच्चों। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, थोड़ा हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम्स आर एक्चुअली membrane-less component of cell or membrane-less organelle of cell, and not present in prokaryotic cell, as well as absent in higher plants, especially present in lower plants as well as animal cells. And the main function of centrioles is formation of spindle apparatus during cell division. And if one cell do not have this centriole type of structure, then will divide or will not divide, or will divide without making spindle apparatus, or can make spindle apparatus, can make spindle apparatus. That kind of spindle apparatus is not contributed by centriole, and division becomes anastral like in plant cell. तो बच्चों पहले अपना दिमाग बिल्कुल साफ करके अच्छे से सुन लेना कि पहली बात, सेंट्रियोल लोअर प्लांट्स में हो सकते हैं, हायर प्लांट्स में नहीं हो सकते हैं, प्रोकैरियोट्स में होते ही नहीं है, और एनिमल सेल में हो सकते हैं, और मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल में तो बहुत ऑब्वियस है होते ही होंगे, हम सब में सेंट्रियोल्स होते ही होंगे। अब पॉइंट ये हुआ कि सेंट्रियोल की प्रेजेंस पहले तो डायनामिक है कहीं नहीं है, प्रोकैरियोट्स में सेंट्रियोल्स नहीं है। प्रोकैरियोट्स में सेंट्रियोल्स बनाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, तो माइक्रोट्यूब्यूल ही एब्सेंट है तो सेंट्रियोल कौन खाक बनाएगा? तो प्रोकैरियोट से पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन डिवीजन, दे आर सेइंग वेट इन 20 मिनट्स यू विल फाइंड व्हाट वी आर डूइंग। तो ठीक है, हो गया। तो उन्होंने एनॉर्मस बाइनरी स्प्लिटिंग दिखा दी, कहा कि इसको डिवीजन कहते हैं, आपका काय का डिवीजन है, पहले तैयारी करते हैं, इधर डबल करते हैं उधर डबल करते हैं, हमारे को कुछ ऐसा नहीं है, साथ में डीएनए डुप्लीकेट होता है, साथ में साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग की तैयारी हो जाती है। द मोस्ट रैपिड डिवीजन फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग ऑफ स्पिंडल apparatus. They are saying we are happy if we are dividing slightly unequal. If we are dividing very equal type, making very equal type of cell, then what is an outcome? So whatever, that is matter of debate ki prokaryote versus eukaryotic division and all. They are maintaining exponential growth due to their binary splitting, and we can't do this, and we should not do this. Reason, because we are already disturbing nature without binary splitting. We are like generating great population, developing great population on earth without having this great ability. तो चलिए, we should be thankful we don't have this method. तो otherwise तो रहने की जगह ही नहीं मिलती बच्चों। तो आगे बात करें कि बाइनरी फिजन हम में नहीं होता है, तो जब उनमें ये स्प्लिटिंग होती है तो स्पिंडल बनता है कि नहीं बनता है? प्रखर, आपके दोस्त आज आए नहीं, मन लग रहा है? नहीं लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बताइए ये तो, कोई नहीं, हम भी हैं तो बताइए, प्रोकैरियोट्स में स्पिंडल बनता है नहीं बनता है? नहीं बनता है, प्रोकैरियोट में स्पिंडल ही नहीं बनता है, प्रोकैरियोट में स्पिंडल ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? सेंट्रियोल ही नहीं होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे डिवीजन को क्या कहा जाता है? जब
एमाइटोसिस। तो बैक्टीरिया शो एमाइटोसिस। ये तो अब सीधा सा क्वेश्चन है, याद रहेगा। अब प्लांट्स में स्पिंडल बनता है नहीं बनता है बच्चे? बनता है। तो सेंट्रियोल होते हैं नहीं होते? हायर प्लांट्स में नहीं होते। तो ऐसे डिवीजन को एनेस्ट्रल कहा जाता है। ऐसे डिवीजन को क्या कहते हैं? एनेस्ट्रल। और आप में स्पिंडल एपेरेटस बनता है जब डिवीजन होता है। तो आपके डिवीजन को क्या कहा जाता है? माइटोसिस। तो कहना ही माइटोसिस, मियोसिस, एम्फिएस्टर। योर सेल डिवीजन कॉल्ड एज एम्फिएस्टर। ठीक है। तो आप में बीइंग हायर एनिमल एम्फिएस्ट्रल टाइप ऑफ सेल डिवीजन होते हैं। और लोअर एनिमल में कौन से डिवीजन होता है? एनेस्ट्रल और एम्फिएस्ट्रल? तनिषा, एम्फिएस्ट्रल। एनिमल सभी में एम्फिएस्ट्रल होता है। लोअर प्लांट्स में डिवीजन कैसे होता है? एम्फिएस्ट्रल। हायर प्लांट्स में डिवीजन कैसे होते हैं? एनेस्ट्रल। चलिए, अदर, वेरी गुड बच्चों। तो अदर देन द स्पिंडल फॉर्मेशन, is there any other contribution of this spindle apparatus, this centriole? सेंट्रियोल का दुनिया में और भी कोई काम है? काइनेटोकोर। गलत कर दिया बच्चे, हमें पता था। आपको सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर और ये सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल सब अलग से पढ़ाएंगे, रुक जाइए आप। Is there any other function of centriole other than spindle formation? Good. Basal body. Cilia or flagella originate from a particular point, and that point where from cilia or flagella originate is called as basal body or blepharoplast. तो blepharoplast is modified centriole. बच्चों, जब कभी आप क्लेमाइडोमोनास देखते हैं तो आपका मन बहुत करता है कि काश आपके भी कुछ ऐसा होता, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। ये फ्लैजेला है। तो क्लेमाइडोमोनास हैव हाउ मेनी फ्लैजेला on their vegetative bodies? 2. And on reproductive bodies? कहां से आया? 2 ही होते हैं। रिप्रोडक्टिव बॉडी में भी 2 ही होते हैं। ठीक है। चलिए, स्पाइरोगेरा हैज हाउ मेनी फ्लैजेला ऑन देयर रिप्रोडक्टिव बॉडी? नो फ्लैजेलेशन। और यूलोथ्रिक्स में 2 होते हैं। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। उनसे 3 और 5 क्वेश्चंस टोटल आने वाले हैं, इंक्लूडिंग मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी और सब मिला के। तो हम आराम से इसको कवर कर लेंगे। इससे काफी कुछ आएगा, एक सिंगल चैप्टर से आ जाएंगे इतने। तो ये सीलिया, फ्लैजेला जहां से ओरिजिनेट होते हैं, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बोलो, स्क्रीन वाले बच्चे बोलो, नींद आ जाएगी वरना। बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी का दूसरा नेम क्या होता है? ब्लेफेरोप्लास्ट। और इसका आपने ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखा तो अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल मिले बच्चे? साक्षी, जब आपने सेंट्रियोल कट किया तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल आपने अंदर देखे? गुड, 27 बिकॉज देयर इज 9 + 0 अरेंजमेंट, और आपने देख रहे हैं। और जब आपने ऊपर ये वाला कट किया तो यहाँ इसमें कितने मिले अंदर? 13। गलत देख लिया, कुछ और देख लिया बच्चे। 20। हाँ, 20 माइक्रोट्यूब्यूल। अभी अपने बात करेंगे कि इसमें कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है। तो आप सेंट्रियोल से क्या समझते हैं? सेंट्रियोल लोअर प्लांट्स में नहीं होते तो लोअर प्लांट में फ्लैजेला कौन बनाता? और हायर प्लांट्स के अंदर फ्लैजेला एटसेट्रा यूजुअली नहीं होते हैं। तो जिनमें भी फ्लैजेलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके जो बेसल बॉडीज होते हैं वो मॉडिफाइड सेंट्रियोल है। मॉडिफाइड सेंट्रियोल, निखिल समझ आ रहा है? तो मॉडिफाइड सेंट्रियोल क्या है? बेसल बॉडीज। अब सेंट्रोसोम को हम एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सेंट्रियोल्स पर सेल शुड बी 1 और 2? सेंट्रियोल की संख्या कितनी होती है? Prior to division or at the time of division there are 2 or it can be 1. मतलब अगर मदर सेल में देखें तो 1 होता है, जब वो सेल डिवाइड होती है तो 2 हो जाते हैं। तो ये खेल चलता रहता है बच्चों, 2 1 1 2, जैसे न्यूक्लियाई 2 1 न्यूक्लियस, ऐसा चलता है। तो न्यूक्लियस, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। हाँ, तभी तो इसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए बच्चे, 2 मिनट। तो इसमें कंडीशन ये है कि सेंट्री, जैसे न्यूक्लियस 1 से 2 होते हैं, फिर 2 से 1 हो जाते हैं, पर सेल 1 हो जाते हैं। टेम्परेरी टाइम आता है ऐसा जब 2 न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। दैट कैन बी स्टेटेड एज टीलोफेज प्रॉपरली, और इट कैन बी वेरी अर्ली और वेरी लेट एनाफेज। तो एनाफेज के टाइम पे ऑलमोस्ट न्यूक्लियस एक रिमार्केबल पोजीशन पर होते हैं, तो न्यूक्लियाई होते हैं। और बाद में जैसे टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो एक न्यूक्लियस बन जाता है। तो टीलोफेज के बाद जब कभी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस एंटर कर जाता है। सेल साइकिल आपने बच्चों ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स पढ़ा है, फिर भी दोबारा सुन लीजिए हमारी बात कि टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं हम क्राइम कर रहे हैं, बट टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ही होता है। और ठीक है, टीलोफेज इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उसके बाद जब सेल दोबारा से सेल साइकिल प्रोसेस में एंटर करता है ड्यूरिंग G1 फेज, देन हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर? हाउ मेनी न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई आर देयर इन G1 फेज? 1। एंड नेक्स्ट टू G1 के बाद क्या है? S फेज। और S के बाद
और पर up to G2 phase number of nuclei typically in one cell 1. So one nucleus became 2 nuclei. Similarly there is one centriole in beginning of cell division which is G1 phase. एक centriole होता है. शुरुआत में बच्चों कितने सेंट्रियोल होते हैं? एक सेंट्रियोल होता है. और ये एक सेंट्रियोल न्यूक्लियस के एक तरफ प्रेजेंट होता है या दोनों तरफ प्रेजेंट होता है? एक तो एक ही तरफ प्रेजेंट हो सकता है, दो तरफ हो ही नहीं सकता. तो ये देखिए, अब ये न्यूक्लियस के एक तरफ सेंट्रियोल प्रेजेंट है. ये सेंट्रियोल G1 फेज में प्रेजेंट है. दिस सेंट्रियोल विल डुप्लीकेट इन एस फेज में. सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएगा. ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है. नीट एग्जाम को शायद आराम नहीं आता है जब तक वो क्रोमोसोम, डीएनए और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन ना पूछ लें. ये फ्री के मार्क्स हैं, टाइम भी नहीं लगेगा. क्रोमोसोम्स डबल इन. आंसर इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल? -1 आ गया बच्चों. आराम आपको आ जाएगा. क्रोमोसोम्स डबल इन एनाफेज. इसी वजह से हम सेल पर टाइम ले रहे हैं. एग्जाम में आपको दिक्कत होगी. क्रोमोसोम्स डबल इन एनाफेज. क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट इन एस फेज. एस फेज में हो जाते हैं बच्चों. ये लिखा हुआ किताब में, हमने कुछ नहीं अपने घर पे बनाया. ये है क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट इन. आंसर इज एस फेज. एंड क्रोमोसोम्स डबल इन में न्यूमेरिकली डबल्स क्रोमोसोम. एनाफेज. एनाफेज में जब सेंटर में स्प्लिट हो जाएगा. जिन बच्चों को एनाफेज और एस फेज पहली बार सुना है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा. 2 मिनट के लिए रुकिए, आराम से ये सेल साइकिल की फेजेस हम देखेंगे. लेकिन ऐसे ही सेंट्रियोल एस फेज में डबल हो जाते हैं. तो एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल कैन फॉर्म न्यू सेंट्रियोल. वो एक्चुअली एक्सटेंशन से, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन से बनते हैं. देन बोथ द सेंट्रियोल्स in S phase remain on one side or one get arranged on one side, the other on other side? One side. बच्चों, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के पास ही रहते हैं S phase में. तब न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर रहते हैं. ये न्यूक्लियर एनवेलप से कोई इनका ताल्लुकात नहीं होता है. And what type of angle is there in between two? परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं बच्चों. 90 डिग्री एंगल पर अरेंज होते हैं. अब इस लेवल का आपको साइटोलॉजी पढ़ाया जाए तो सेंट्रियोल का अल्ट्रा माइक्रोग्राम देखना पड़ेगा. वो आएगा नहीं, इसलिए उसको छोड़ दीजिए. उनके बनने के तरीके की वजह से वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल अरेंज है. अब ये दोनों सेंट्रियोल के बाहर कितनी टोटल मेम्ब्रेन है बच्चे? ताशी, टोटल मेम्ब्रेन. यस, मेम्ब्रेनलेस. सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस होते हैं और इन दोनों के बीच में राइट एंगल होता है. और इसके बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है बच्चे, उसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस. यस, गुड. काइनोप्लाज्म और सेंट्रोस्फेयर. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्फेयर और काइनोप्लाज्म. और ये दो सेंट्रियोल along with the centrosphere collectively form centrosome, and that's why the centrosome is also known as सेंट्रियोल. नो, डिप्लोसोम. दो सेंट्रियोल की वजह से सेंट्रोसोम को क्या कहा जाता है? डिप्लोसोम. तो सेंट्रोसोम डिप्लोसोम भी होते हैं. ठीक है. तो सेंट्रियोल्स डिवाइड इन. अब वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी तो है, लेकिन एस फेज ठीक है. सेंट्रियोल डुप्लीकेट और डिवाइड इन एस फेज. क्लियर हो गया? अब यहां तक समझ आ गया बच्चों? तो सेंट्रियोल का और स्ट्रक्चर हम बात करते हैं कि सेंट्रियोल को अगर हमें अच्छे से देखना हो तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. सेंट्रियोल्स मेंटेन 9+0 अरेंजमेंट इनसाइड. हियर द 9 स्ट्रक्चर्स इन सेंट्रियोल. वेट, आई विल राइट सम पॉइंट्स हियर. सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज ऑक्युपाइड बाय, यस, सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज ऑक्युपाइड बाय, central part of centriole is occupied by proteinaceous hub. Good, proteinaceous hub. And when you are cutting centriole, then in transfer section it appears like a कार्टव्हील. बैलगाड़ी के पहिए जैसा. जैसे आप कभी भी व्हीकल की फॉर्म में यूज करते हैं तो उसमें बैलगाड़ी के पहिए जैसा होता है. और उसका सेंटर पार्ट जो हब है वो कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बना है बच्चे? 0 माइक्रोट्यूब्यूल से बना है. मतलब माइक्रोट्यूब्यूल होता ही नहीं है. तो सेंट्रल पार्ट में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीनेशियस हब. और पेरीफेरी पे कितने माइक्रोट्यूब्यूलर ट्रिपलेट्स प्रेजेंट हैं? 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है बच्चों. ये प्रोटीन हब हो गया. अब 9 ट्रिपलेट्स हमें पेरीफेरी पे बनाने हैं. ट्रिपलेट किस कलर के होते हैं? हमारे जमाने में बच्चों जब कभी ऐसे क्लास से बाहर जाना होता था तो थोड़ा परमिशन पूछना होता था. आजकल वो जमाना नहीं रहा. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. पता नहीं, शायद हम ही गलत करते थे पहले.
और वर्चुअल क्लासेस तो ऐसी हैं, कहना ही क्या है, कौन किससे पूछता है। और कुछ बच्चों को इतना पसंद आ गई ये क्लासेस, इतना अच्छा लगने लगा है कि आराम से धूप में बैठो, इधर उधर बर्ड्स देखो, एक दो कुछ पोइट्री भी दिमाग में आ रही है वो भी लिखो और क्लास भी ले लो। इससे अच्छा अरेंजमेंट कहाँ हो सकता है। और जब भी लगे कि टीचर दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको मतलब साइलेंट कर दो, ठीक है चलने दो, जैसे काम की बात आई थोड़ी देर बाद ऑन कर लो। इतना एफिशिएंट तरीका पहले कहाँ था बच्चों। ये ट्रिपलेट्स हैं, टोटल कितने ट्रिपलेट्स हैं, एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन टोटल प्रोफिलामेंट्स हियर 13. Then total number of profilament in one triplet became 13 into 9 वेरिएबल। बच्चों हमने पूछा कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे एक ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? एक ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? एक ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं एक ट्रिपलेट में पहले, ठीक है। एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन हाउ मेनी प्रोफिलामेंट्स? देन टोटल नंबर ऑफ प्रोफिलामेंट इन ट्रिपलेट 39। बहुत देर लगती है बच्चों, तभी तो फिजिक्स की दिक्कत आ रही है। तो 39 हाँ हाँ हाँ, तो एक ट्रिपलेट में कितने होंगे? 13 अगर फिजिक्स सर कुछ कर ले अपने आप को तो कुछ गलत नहीं, मतलब उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वो खुद को कुछ कर ले ना, तो हमें तो मेरे को लगता है कुछ नहीं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं बच्चों, बाकी ठीक है। कल को कोई दिक्कत हो हमें अननेसेसरी, हमें बिल्कुल नहीं रहना है जेल के अंदर, हमारा कोई गलती नहीं। तो आप लोग बताइए कि अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोफिलामेंट है तो ट्रिपलेट में टोटल कितने प्रोफिलामेंट्स हैं? अभी 13। थोड़ा सा सेकंड थर्ड पे बैठा करो सर, यही कुछ ना कर लें। हमें तो बहुत मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए सामने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही नहीं है भाई, 13 into 3 39। अब देखो वैसे नहीं कर, मतलब गलत बोल, 13 बोला पहले, 13 बोला 39, बट 39 is also not a right answer. Point 33. It is less than 39. आंसर क्या है? There are some common, बिल्कुल सही है कि जैसे यहाँ पर ये देखिए, फर्स्ट जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कंप्लीट होगा और दूसरा थोड़ा शेयरिंग में होगा, तो ये शेयरिंग पैटर्न फॉलो होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स पेपर के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इन ईच ट्रिपलेट देयर आर लेस देन 39 प्रोफिलामेंट्स। यस इट इज राइट, देयर इज नो एक्यूरेट नंबर बट इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली 39। समझ रहे हैं बच्चों? समझ आ रहा है बच्चों? स्क्रीन वाले बच्चों को अगर सुन रहे हो हमारी बात, तो हमें ये भी नहीं पता ना, थोड़ा बताइए। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। कॉमन कितना भी तो कहा कि 39 से कम एग्जैक्ट नहीं, आपने 33 कहा, सही है। आपके सेंट्रल में होते होंगे, किसी में 35 होंगे इनके अंदर। हाँ मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं, वो एग्जैक्ट को एक दो कम ज्यादा हो सकता है। लेस देन 39 इज फाइन। और बच्चों क्वेश्चन का स्टाइल अनएक्सपेक्टेड होगा एग्जाम के अंदर। देन सेंट्रियोल्स फाउंड इन रैबिट, इकोलाई, मतलब ऐसा कौन सोच के जाता है ये क्या पूछ रहे हैं? एलिफेंट और मोर देन वन, तो रैबिट, एलिफेंट, बैक्टीरिया, मोर देन वन, ठीक है। उनको ये कोई काम नहीं है कि नॉलेज चेक करना, उनको एक ही काम है कि पब्लिक को थोड़ा अलग लगे, नया लगे, बस इतना सा। हर एक कोई अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग अलग में, कह रहे पेपर बनाइए ऐसा एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। अब ये है कि एनसीईआरटी बेस्ड रैबिट में, एलिफेंट में, इकोलाई में है या मोर देन वन में है? मोर देन वन में ही होता होगा, बस सही है, ऐसा ही है। और हमें तो उन पे बड़ी दया आती है जो इस पेपर का रिव्यू बनाते हैं। और आजकल जब से यूट्यूबर्स बने हैं उस पे तो ऐसा बनाते हैं, on this page number you can find only paper is NCERT based, don't like waste your time, this is only NCERT based। अरे ठीक है, लेकिन
उसके बाद फिर ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि पूरी पब्लिक की 360 आ जाए? नहीं आते हैं ना, एक भी बच्चे के लिए आए लास्ट ईयर, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया तब भी नहीं, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, कहना आसान है। और ये एग्जैक्टली कौन होते हैं बच्चों जो 3-4-5 साल तैयारी कर लेते हैं ना, उसके बाद जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो मेजॉरिटी यूट्यूबर बन जाते हैं, काफी लोग। बुरा मत मानना अगर आप में से किसी कोई, हाँ आप बढ़िया कुछ गाना बजाते हैं, कुछ ऐसा गिटार बजाते हैं, कुछ और करते हैं, तो आप यूट्यूबर बनिए, लेकिन आप कम से कम ये बॉटनी फिजिक्स पढ़ाने के लिए तो यूट्यूबर मत बनिए। थोड़ा कॉन्शियस भी रखिए कि अपने को खुद को 3-4-5 साल में समझ आई, उसके बाद अपने बन गए लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। एक हमारा स्टूडेंट था लास्ट ईयर, वो कह रहे सर आपको यूट्यूब नहीं आता। हमने कहा नहीं आता कि सर मैं आपको बताता हूँ कि टैगिंग क्या होती है, मतलब इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स की एक पूरी लिस्ट उसने बनाई, और आप ये टैग करोगे तो आपको व्यूवर्स ज्यादा मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। हम लोग कैसे थे जब हमने ये स्टार्ट किया पढ़ाना, हम लोग अपना टॉपिक पढ़ा रहे हैं, देख नहीं रहे, कैमरा बंद हो गया। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई एग्जैक्टली चलने दो। और मेजॉरिटी वीडियोस में क्या होता है, आज हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, आज हम आपको ऐसा बताएंगे, आज हम बताएंगे वीडियो एंड बस। उसके बाद और बच्चे इतने एक्साइटेड कि आज पता नहीं क्या बता देंगे, और वो आज कभी आता ही नहीं, आधे से ज्यादा लोग, और बिना कंटेंट के। और कुछ सेंटर्स ओपन होंगे आने वाले टाइम में कि लाइक इन लोगों का ये डैमेज हुआ YouTube एक्सेसिव की वजह से, नाउ देयर इज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ऐसा ना कि वहां पर जाके थोड़े दिन YouTube छुड़वाना, जैसे अपने यहाँ पर कि तंबाकू छुड़वाने के लिए संपर्क करें। आई थिंक पता नहीं कब ये इन्वेंट होगा, कितना हो गया YouTube को, बहुत टाइम हो गया होगा शायद। हाँ, तो हमें जो फर्स्ट मतलब 10 ईयर या कितना पता नहीं 7-8 ईयर बैक कुछ याद आ रहा है जो, तो उसमें बहुत बुरा समझा जाता है YouTube को। जो भी टीचर्स मतलब कभी पता लग जाए कि आप YouTube यूज करते हैं तो क्लास से बाहर निकाल देते थे। क्लास से बाहर क्या मतलब कंप्लेन होती थी, इस तरह की बात, मतलब कंटेंट ही बेकार होता था, कोई लोग मतलब YouTube परमिटेड नहीं होता था। और अब देखिए रेवोल्यूशन इसको भी कहते हैं। चलिए अपने तो अपना ये देख लेते हैं बिना यूट्यूब के। तो सेंटर में प्रोटीन हब है और इसके पेरीफेरी पे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, एंड देयर आर 3 माइक्रोट्यूब्यूलेंट ट्रिपलेट ABC, and each microtubule is not with 13 complete profilaments। जैसे फर्स्ट वाला 13 प्रोफिलामेंट है तो थोड़े कम हो जाएंगे, फिर और हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों नेट हमारे पास में 9+0 अरेंजमेंट बना, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर। दिस इज कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर एंड द थिंग्स कनेक्टेड और द particular component connecting this triplet to central proteinaceous hub. Yes, Karthik. Radial spoke. ये लीजिए, और इसके बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या होता है, यहाँ जो थोड़ा बहुत कुछ इस तरह का, दिस इज सेंट्रोस्फेयर। ये एरिया क्या बन गया, सेंट्रोस्फेयर। आप कंप्लीट बना लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा लेबलिंग कर देते हैं, ये क्या है एग्जैक्टली और ये पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, और दूसरा नाम है MTOC। व्हाट इज MTOC? माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, और मेस्यूल भी कहते हैं इसको। लेकिन अब इस लेवल का बच्चों वही रैबिट वाला क्वेश्चन आना है, जाने तो क्या फायदा है, हम भी कितने दिन इरिटेट होंगे। तो ये इस लिंक को क्या कहते हैं बच्चे, AC लिंकर, इंटर ट्रिपलेट और इंटर डबलेट लिंकर, इंटर ट्रिपलेट, because it is connecting two triplet, inter triplet linker, interdigitation वो कहीं और देख लिया आपने, हाँ वो एपिथेलियल टिश्यू वगैरह के अंदर कहीं कोई बात नहीं। बच्चे ने आज सुबह सुबह जूलॉजी पढ़ लिया जल्दी उठकर 8 बजे। तो देखते हैं ये सेंटर में क्या है, प्रोटीन हब। दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ centriole, and this fluid is called as, yes, इसको क्या कहते हैं,
सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर। अब हमें जो पॉइंट्स ऐड करने हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं और आपको फुल टाइम दिया जाएगा। ऑनेस्टली आपको बिल्कुल धोखा नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ देखिए कि 2 centrioles along with centrosphere form, yes, diplosome or centrosome, diplosome or centrosome. Other than spindle formation, Mr. Good Luck आप बताएंगे centriole also contribute in, yes, basal body formation. Centrioles also contribute in basal body formation. Basal body formation. In the transverse section of centriole resembles with, कैसा दिखाई देता है बच्चों? Cartwheel. Transverse section of centriole appears as cartwheel. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रियोल के बाद आप चाहें तो सीलिया फ्लैजिला पढ़ाएं या जरूरत नहीं है? रहने दें, है नहीं है रिक्वायरमेंट? सब मॉड्यूल से पढ़ लेंगे, अपने आप से पढ़ लेंगे। हाँ बोलिए। डिवीजन के बाद होता है एग्जैक्टली, जब डुप्लीकेशन के बाद। तो और यहाँ पर ये जो अपना सेल डिवीजन वाला चैप्टर है ना, इसमें मेटाफेज में डिप्लोजोम दोनों तरफ बना रखे हैं। वो एस्ट्रल रेज बन रही है। नहीं मतलब दो परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर वो फिगर बना दिया इन्होंने। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, वो एक वहां रहेगा, एक मूव करेगा। मूवमेंट स्टेज बता रहे हैं। चलिए बच्चों क्विकली, क्योंकि सभी बच्चों ने पहले देखा है, जरूरी नहीं है, तो यूकैरियोट में सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देयर इज अ 9+2 अरेंजमेंट। सिंपल है, 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट of microtubules. And is there any membrane around cilium or flagellum? Cilium और flagellum के बाहर कोई membrane होता है या membrane less है बच्चों? Yes, this is itself plasma membrane. जैसे अगर सीलिया या फ्लैजिला आप देखते हैं, आपको पैरामीशियम मिला होगा या कुछ और मिला होगा, तो उस पे सीलिया हो या फ्लैजिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके जो एक्सटेंशंस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको कवर करता है। वॉल तो इस पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो इसका आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है। तो सीलिया और फ्लैजिला के बाहर यूनिट मेम्ब्रेन होता है, ये याद रहेगा। और सेंट्रल पार्ट ऑफ द सीलियम और फ्लैजिलम इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय 2 singlet microtubules, and peripheral part is occupied by 9 एक और सेंट्रियोल में ट्यूबुलिन प्रोटीन तो यही है, नेक्सिन वगैरह होते हैं जो यहाँ लिखेंगे हम, और एडिशनल जो प्रेजेंट है वो लिख देंगे। बाकी मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ। ये देखिए यहाँ पे आपको डबलेट दिखेंगे, डबलेट। अगेन वही सेम क्वेश्चन बनेगा। In a doublet, number of profilament should be less than, नहीं doublet तो कम, अच्छा less than 30, less than 18, less than 26। ये 9 है बच्चों। 9 में आपको ये देखना है कि एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, there are 2 special arms originating from one microtubule, from A और B। ये बताओ प्रियंका, ये A से ओरिजिनेट हो रहे हैं B से? चेक कर लो, बुक में होगा तो ए से ओरिजिनेट। ये क्या होता है, डायनेन आर्म्स होते हैं और इनमें एटीपेज एक्टिविटीज होती है। तो जब कभी फ्लैजिला से मूवमेंट होता है तो वो एनर्जी रिक्वायरिंग होता है, तो उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? आर्म्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल आर कॉल्ड एज डायनेन आर्म्स,
और डायनेन आर्म्स आर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीपेज एक्टिविटीज। ये एटीपेज एक्टिविटी, तो आप पूछना चाहते हैं जो प्रोटीन, ये डायनेन आर्म्स है। अब बच्चों ये कनेक्ट हो जाएंगे। दिस कैन बी टेकन एज AB लिंकर और इंटर डबलेट लिंकर। ये AB लिंकर भी है और इंटर डबलेट लिंकर भी है। ये लीजिए, और इसके अंदर आप AB लिखते जाइए। ठीक है, तो ये हो गया AB लिंकर एज वेल एज इंटर डबलेट लिंकर। और ये बिटवीन टू, दिस इज, ये लिंकर कौन सा है? इंटर सिंगलेट लिंकर, ब्रिज कह दीजिए की बात है, इंटर सिंगलेट ब्रिज। ठीक है, और ऐसे इसके बाहर एक शीथ होता है, और शीथ से फिर यहां ये पेरिफेरल दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉमन, थोड़े एक्सटेंडेड रहते हैं। थोड़ा डिसऑर्डेड बन गया बच्चों, ड्यू टू सम इनएडिक्वेट एनर्जी अवेलेबल इन दिस फ्लैजेलम। आराम से बैठे मूवी देख रहे हैं, जैसे कोई रिव्यू देख रहे हैं, सीधा नहीं बन रहा, सीधा नहीं बन रहा, खुद से तो पेन भी नहीं निकाला जा रहा है। हाँ, बस निकाल के बैठे। चलिए, तो ये बच्चों 9+2 अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। TS of flagellum बहुत अच्छा लगेगा। For coming test, the syllabus is complete 2 chapters, and we expect there should be 180 marks at least. इससे कम आपके बॉटनी में मार्क्स होने ही नहीं चाहिए। So, हाँ, कौन से chapters? सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ऑल्दो स्टार्ट हम ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे, लेकिन ये 2 चैप्टर्स का टॉपिक होगा। जो फेज 2 में अभी बच्चे आए हैं उनका भी यही टॉपिक होगा, आपका भी यही होगा। इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन मिल सके, और कंपटीशन तो 2 लोगों का ही काफी होता है अगर रियलाइज कोई करे तो, और चाहे फिर आप 115 लाख का भी लोगों को फील नहीं होता, तो देख लेंगे। ये सीलियम का है फ्लैजेलम का है? दोनों, सीलियम और फ्लैजेलम का ट्रांसफर सेक्शन है। मोर एफिशिएंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स प्रोवाइडेड बाय सीलिया, और लाइक यही तो एनसीईआरटी है बच्चों ज्यादा, बिकॉज दे आर लाइक बीटिंग मूवमेंट्स होती हैं, मल्टीपल हो गए, तो हर एक का अपना अपना सेंट्रीओल है, इतनी इतनी एनर्जी है, और जबकि फ्लैजेला तो 2 ही होते हैं, सीलिया नंबर में ज्यादा ही होते हैं। एफिशिएंट तो हर चीज में अलग-अलग रिस्पेक्ट में लगेंगे। अगर मूवमेंट की बात करें तो अब देखो, इनको क्या होल बॉडी को मूव कराना है। अगर रॉकेट बनाना हो ना, तब तो ठीक है कि ऊपर खींच के ले गए पुल करने में। अब प्रॉब्लम यह है कि 2 के आपने कॉम्पीट कराया, एक तो पैरामीशियम है और एक आपके पास में कोई भी पुअर फ्लैजेला कंटेनिंग है, तो उसकी लिमिटेशन आ जाती है, वो बहुत ज्यादा पुल नहीं कर सकता बॉडी को, जबकि इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ज्यादा पुल करते हैं। तो एफिशिएंट मूवमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय सीलिया। ठीक है, तो बच्चों हमने सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल कंप्लीट कर दिया। नाउ यू आर एंटरिंग इन न्यूक्लियस। कम, आइए न्यूक्लियस। Nucleus is unit membrane bound structure or not a unit membrane bound structure? Good. Unit membrane तो है ही है, किसने कहा सिंगल और डबल? यूनिट मेम्ब्रेन तो है ही ना बच्चों। न्यूक्लियस इज ऑल्सो यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड। यूनिट मेम्ब्रेन में तो क्या गलती है? तो ER इज नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फॉल्स है, वो भी तो ER कंपोनेंट भी तो यूनिट मेम्ब्रेन है, वो सिंगल है
चाहे वो डबल है लेकिन है तो यूनिट मेम्ब्रेन ही। क्लियर हुआ? एंड द न्यूक्लियस कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल इज प्रूव्ड बाय Hammerling. Experiment was single cell grafting on acetabularia, and Frederick Misher introduced or suggested. Frederick Misher ने क्या suggest किया? Nucleus contain nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिन नाम दिया उन्होंने, ये बात फ्रेडरिक मिशर ने बता दी बच्चों। और न्यूक्लियस कैन बी वन और मोर देन वन पर सेल, मतलब आई एम आस्किंग कैन वन और कैन बी more than one or may it is absent. Then there are few enucleated cells, there are few uninucleated cells, there are few multinucleated cells. Then few examples of multinucleated cells are very popular and very important for your exam, like muscle cells, skeletal muscles, और stratified और non stratified हैं, कैसी हैं वो? Stratified. चलिए बच्चों, हमें ज्यादा पता नहीं है लेकिन हमने तो यूं ही पूछा। मसल सेल के अंदर कभी कभी होता होगा। और अमीबा कंटेन वन न्यूक्लियस और मल्टीपल न्यूक्लियस। Giant amoeba chaos contain multiple nuclei, ठीक है। एंड प्लाज्मोडियम कंटेन वन न्यूक्लियाई और टू न्यूक्लियाई और मल्टीपल न्यूक्लियाई। टू न्यूक्लियाई, micro and micro. टू न्यूक्लियाई होता है, स्मॉल लार्ज वो होता है। एंड स्लाइम मोल्ड्स usually have multinucleated condition or uninucleated? Multinucleated. And your favorite drink, coconut milk. हाँ, कुछ बच्चे थे अपने अपने हिसाब से बताया, सीधा जाइलम ही बता दिया बच्चे ने। तो इतना वुड खाता है, अभी दांत इसके टूटने वाले हैं, तो जो भी है। हाँ तो पैरामीशियम में होता है, प्लाज्मोडियम में तो एक ही होगा। और स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड की जो बॉडी होती है उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एंड द फेवरेट ड्रिंक ऑफ गुड लक इज कोकोनट मिल्क। ये इसके अलावा पानी भी नहीं पीता है, सिर्फ नारियल पानी पीता है। तो ये नारियल पानी भी किसका एग्जाम्पल है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक कंडीशन का एग्जाम्पल है। एंड योर सीव ट्यूब्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, you don't have sieve tubes, और तो ठीक है, your sieve tube is not suitable। मतलब आप लोगों में कब से बच्चों ये भी आ गया? चलिए, तो sieve tubes of plants and sieve tube of Selaginella, तो sieve cell है, mature sieve cell of Selaginella है, has condition as enucleated, और sieve tube भी enucleated होते हैं। and your RBCs are enucleated। तो न्यूक्लियस की यस इन्यूक्लिएटेड, तो न्यूक्लियस की बहुत कहानी है, तो अपने देख लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय, ये बच्चों आजकल रॉबर्ट ब्राउन, यस बहुत जल्दी बताया बच्चा, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस कंटेन hereditary material proved by or demonstrated by Hammerling. yes, demonstrated by J. Hammerling। you can write Homo sapiens in bracket, कहीं कोई दिक्कत ना हो। Hammerling on acetabularia, you can write Anelga। And the experiment was single cell grafting। बच्चों टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ आपको यहाँ समझा देते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। If you are finding an acetabularia, there is a dendroid body in which the rhizoidal part contain nucleus, and there is a variety in shape of head अलग अलग तरह का था। ये कैसा हेड है? डिस्कॉइडल। आपको जैसा भी लगता है ये डिस्कॉइडल है बच्चों। और एक अम्ब्रेला लाइक हेड था, ऐसे और भी हेड होते होंगे। और इन्होंने क्या किया, अम्ब्रेला हेड को डिस्कॉइडल हेड से इंटरचेंज कर दिया। दिस इज सिंगल सेल ग्राफ्टिंग। आपको कमाल है, एक सेल में ग्राफ्टिंग कर दी। हमारे से तो ऑर्गन में भी नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, वो एक्सपर्टाइजेशन होगा, जो भी तरीका होगा। अब इसके बाद में आपका एक्सपेक्टेशन, आप इनके साथ ही बैठ गए दोनों के, एक का नाम कुछ और रख दिया, मैवो, एक का नैवो, तो 1 and 2। तो नाउ द मैवो विल जनरेट अम्ब्रेला हेड और डिस्क हेड। नाउ द मैवो इज अम्ब्रेला हेडेड। This is MAVO, this is NAVO, discoidal, or now the NAVO will have as progeny
अम्ब्रेला, umbrella. बिकॉज न्यूक्लियस जो साइन देगा, आप चाहे उसकी कितनी भी मॉर्फोलॉजी चेंज कर दीजिए, तो मैसेज ऑफ हेड फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन इज गवर्न्ड बाय, रेगुलेटेड बाय न्यूक्लियस. दिस वाज सिंगल सेल एक्सपेरिमेंट, सिंगल सेल ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट. अब ये मैंने कहा ही था कि हमें आता होता तो हम बता ही देते आपको. इसके लिए हमने कहा कि बहुत मुश्किल काम है ये, वो पहले बोल दिया, हमें लग रहा था कि आप पूछेंगे, तो थोड़ा सेफर साइड पे लेकर. और वैसे कैसे कर सकते हैं ये आप समझ भी सकते हैं, प्रोटीएज एंजाइम अप्लाई करके, और प्रोटीएज और सेल्यूलेज एंजाइम अप्लाई किए तो पार्शियली सॉल्युबलाइज कर लिया, और सॉल्युबलाइज करके मेम्ब्रेन मतलब हाफ ऊपर का पार्ट इसको डिग्रेड कर लिया, और दोनों का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजिबल भी है, तो थोड़ा हेड शेप अल्टर कर दिया होगा फिजिकली. वो ऐसा नहीं कि इसका कट कर ऊपर फिट कर दिया, तो उसको थोड़ा सा रीशेप कर दिया होगा. मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होंगे वो डैमेज कर दिए होंगे. तो ये सिंगल सेल ग्राफ्टिंग अपने अपने शौक है, आपके यूट्यूब के इनके ग्राफ्टिंग के रहे होंगे. तो उस जमाने में साइंटिस्ट अच्छे हुआ करते थे, अब यूट्यूबर अच्छे हुआ करते हैं. तो अच्छे तो दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ बहुत अच्छे, आजकल तो कहना ही क्या है. चलिए, सिंगल सेल ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट हो गया. एंड द न्यूक्लियस contains न्यूक्लिक एसिड, और जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज एक्चुअली सजेस्टेड बाय फ्रेडरिक मिशर. nucleic acid nature material फिर बच्चों आगे देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथीका. जल्दी से देख लो. न्यूक्लियर एनवेलप, 4 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस के. न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो नोन एज Karyotheca. कैरियोथीका. ये देखो बच्चों, ये आपका कैरियोथीका है. दिस इज डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस? Discontinuous. ड्यू टू Nuclear pore. बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स की वजह से बच्चों ये डिसकंटिन्यूअस लेयर बन गया. एंड दिस इज डबल एनवेलप और सिंगल एनवेलप? डबल एनवेलप. Double. एंड बिटवीन टू एनवेलप द स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. Perinuclear space. एंड अब इसकी कहानी थोड़ी अलग अलग है. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस न्यूक्लियर एनवेलप रिमेन continuous or remain rough due to presence of ATS type of ribosomes. May it is directly connected with the ER. तो ये modified ER भी है. एक कहानी तो ये हो गई. And inner membrane inside contains special lamina formed by intermediate filament. ये बात हमने recent ही की है. और ये nuclear lamina और fibrous lamina हो गया. And in this pore is a kind of regulatory pore or called as nuclear pore. And actually this is nuclear pore complex. Why this is complex? Yes, nucleus contain Protein. नहीं. discontinuous envelope with complex pores. In each pore, 8 annular proteins form annulus. ये देखो, जैसे आपको 8 एनुलर प्रोटीन दिखेंगे यहाँ पे. ये ऐसे एनुलर प्रोटीन्स हैं, और सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियर एपर्चर. समझ गए? इन ईच न्यूक्लियर पोर यू कैन फाइंड 8 एनुलर प्रोटीन्स एंड द सेंट्रल पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय nuclear aperture. Then aperture plus annulus collectively form complex nuclear pore complex.
and central part is nuclear aperture. तो aperture plus annulus, aperture की स्पेलिंग बच्चों अगर गलत हो तो सही कर लेना, डिक्शनरी में अगर गलत हो तो aperture plus annulus। यहाँ हमसे गलती नहीं हो सकती बच्चों। इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं बताइए? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है ये आयुषी बताना चाहती है। आयुषी हो गया बच्चों? Yes, शायद sir. यस, चलिए सही है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को ट्रांसफर करेगा। यस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स regulates exchanges between cytoplasm and nucleoplasm, like ribosomal subunits can move from two. Yes, Nisha, ribosomal subunits can move from two. From न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। ऐसे और क्या क्या मूव कराना है आपको? ट्रांसफर आरएनए कैन मूव। साक्षी, ट्रांसफर आरएनए कैन मूव फ्रॉम टू। हाँ भाई, टीआरएनए कहां से कहां मूव करता है? न्यूक्लियस से, क्योंकि टीआरएनए बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस यानी कि न्यूक्लियोलस में तो नहीं, कहीं भी न्यूक्लियस के अंदर। मूव फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। प्रोटीन जो होते हैं वो ऑल्दो दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, बट मेनली प्रोटीन्स मेनली मूव फ्रॉम टू, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी आपको याद रखना है, याद रहेगा। चलिए, रह गया। फिर बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज, बच्चों आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलिम्फ। और क्या कहते हैं? और क्या क्या कहते हैं? पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बताइए। कार्डियोप्लाज्म। कैरियोलिम्फ, आल्सो नोन एज कैरियोलिम्फ। ये बच्चों आपका कैरियोलिम्फ है। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसको और क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। What kind of composition we can expect and the enzyme which can be expected in this fluid? Fluid में और आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रोटीन्स उम्मीद कर सकते हैं, और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये है बच्चों आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें क्या स्प्रेडेड रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है? chromatin. This is chromatin. This chromatin at some places is more condensed. Then this remain differentiated into heterochromatin and euchromatin. And there should be a nucleolus well. ये लीजिए बच्चों, ये 4 कंपोनेंट थे, बस इसको डिस्क्राइब करना अभी कर देते हैं। ये न्यूक्लियोलस, बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। पर न्यूक्लियस कैन बी वन और मैनी। कार्तिक बताना चाहता है कि कार्तिक के एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियोलाई जनरली प्रेजेंट है? मतलब कार्तिक के बता रहे हैं, आपने बता रहे हो 10, बच्चे के 10, इनके 5, आपके 15। मोर देन 1 तो ठीक है, एक्यूरेट नंबर। मतलब कितने हैं आप में? कितने? यस दीपक में कितने? यस कितने हैं बच्चे? 5 पेयर्स।
10, राइट आंसर इज 10, और 5 हो सकते हैं हैप्लॉइड में बच्चों। 13, 14, 15, 21 एंड 22 आर द क्रोमोसोमल पेयर्स हैविंग कंटेनिंग न्यूक्लियोलाई। तो आप में 5 पेयर्स हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम जो बचपन से ये बना रहे हैं डायग्राम, ये गलत था, हमें तो अभी तक पता ही नहीं था, ये डॉट्स से ज्यादा बनाने थे। जनरली हम एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियोलस, वो हम रैंडम फॉर ऑल लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप एक न्यूक्लियोलस बनाते हैं। इवन in some cells number increases if are more associated with the protein synthesis, इससे भी वेरी कर जाता है। बट एक टिपिकल कैरियोटाइप जब हम बनाना होता है हमें, तो हम इसके नंबर के बेसिस पे देखते हैं। मान लो एक क्राइम हुआ कहीं पर और कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्राइम हुआ है, और वहां आपको क्राइम सीन पे कुछ मतलब जिसकी डेथ हुई है उस पे स्ट्रगल के साइन भी मिले हैं आपको, और उसके नेल्स में कुछ आपको सेल्स मिल गई, ठीक है। अब आपने सेल एक्सरसाइज करके सबसे पहले तो बुला लिया मीडिया वालों को, जो आजकल सबसे पहला काम कि देखिए बहुत ये घातक तरीके से हुआ है, ये वो सब थोड़े आपने इनपुट दिया, बढ़िया सा एक हेडलाइन बन गया, और ये वो देश की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये सब हो गया। अब साइंटिफिक लेवल पर आ जाइए, वो तो फॉर्मेलिटी चलता रहेगा। अभी आपने कल भी वो काफी सीन देखे होंगे, बढ़िया लोग, और बहुत अच्छा चल रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो रीसेंट रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री और वर्ल्ड को, रीसेंट रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले हमारा सजेशन है, मानेगा कोई नहीं बट आप लोग सुन लीजिए, इतना ही काफी है मन रखने के लिए, कि बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज शुड बी डिसॉल्व्ड। देयर इज नो बाउंड्री, wherever you want to live you can, and wherever you want to go you can। तो सबसे पहले क्या होगा, इंस्टेंट क्या होगा, जो भी पावरफुल, अब देखिए कितना ख्याल आया आपके दिमाग में, सबसे पहला ख्याल क्या है, वाह ये कंट्री तो अपना हो गया, ये हो गया, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जो पॉजिटिव ख्याल क्या आना चाहिए था, मतलब कोई स्ट्रगल ही नहीं है, कोई मतलब जितनी एनर्जी बचाने के लिए लग रही है कि ये हमारा देश, ये हमारा देश, ये हमारा देश, इस वजह से वो सब फ्री हैं आराम से, कि आप भी खेती कर लीजिए या नीट का परीक्षा दे लीजिए, फ्री है। अब ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आउटर साइड पर नेचर से फाइट करने की तो वैसे भी जरूरत नहीं, तो जिसमें जितना पोटेंशियल है आप रहिए, कोई बाउंड्री नहीं है। और दूसरा बच्चों, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बैन कर दिया जाए ऑफ वर्ल्ड। यू कांट पार्टिसिपेट इन एनीथिंग, यू हैव टू स्पेंड योर रेस्ट लाइफ बाय योर ओन, बट डोंट टेक अदरवाइज। इफ लाइक आपके फैमिली में कोई हो तो कोई नहीं, उनको हम अलग से वर्ल्ड का एक प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। तो आप समझिए कि लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। हम compete करते हैं इतना अननेसेसरी, वो चाइनीज, वो जर्मन, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये बनना, वो बनना, वहां जाना या जाना, तो अपने आप से आधी से ज्यादा प्रॉब्लम। और फिर उसके बाद जो लोग थोड़ा सा, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, आप मार के तो रहेंगे दूसरे को, कोई तरीका नहीं, तो उसके बाद उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आफ्टर फ्यू इयर्स देयर विल बी द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, पीपल विल फाइट, will like in one episode, बजाय ये जो periods में कर रहे हैं, 2, 5, 10 मारते हैं, इतने में इतने लोग आ जाते हैं, और इसके बाद जो फिर दोबारा रीस्ट्रक्चर करेंगे वर्ल्ड को बैठ के कि हाँ ये रियल वाले हैं, अब रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। Humans can take this decision because animals have no limit, कि उनको तो वो समझते ही नहीं है, आप इन्हें बना दिया कि ये हमारा टाइगर है, वो आपका व्हाइट एलिफेंट है, अदरवाइज जरूरत क्या है, उनको भी घूमने दो, कितना आसान लाइफ हो जाएगा। कितने लोग आज तक ये सोचते आए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो जाए, मैच हो जाए तो मजा आ जाए, और टीवी जो भी टूट रहे हैं आपको देखते हुए अच्छा लगता है। आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन आपको टूटते हुए अच्छा लगता है। किसी ने ये सोचा कि इसको रीफ्रेम कर लिया जाए कि अगर ये म्यूचुअल लेवल पर 50-50 डिवीजन कैन बी लाइक रन, कोई वजह नहीं कि डिवीजन नहीं हो सकता, म्यूचुअल लेवल पर सिर्फ 2 कंट्रीज अगर ये एग्जांपल सेट करना चाहें तो कितना आसानी से कर सकते हैं कि हमें अपने पास्ट में वापस जैसे थे वैसे जाना और कुछ नहीं करना है, ये हमारी बाउंड्रीज हैं, बात खत्म हो गई, वी वांट टू लिव टुगेदर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी मिनिस्टर बने, कुछ भी बने, सब फ्री है। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, और कुछ बदल जाने वाला नहीं है, कुछ भी नया नहीं बदलेगा, बस सिंपली आपकी भाई आप बस से जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं दूसरे कंट्री के अंदर, आप जिसको कंट्री समझते हैं, और कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी एनर्जी, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेयर किए जा सकते हैं उनको और कुछ काम करने के लिए। सिर्फ बाउंड्री मेंटेन करना ही मुश्किल है। ये आपकी जमीन या हमारी जमीन, और ये तो आप एक किसी खेत में देख लीजिए, वहां लोग एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को मार देते हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि रास्ता नहीं दे रहे, ठीक है, बाद में उसी का स्टैचू वहीं बन जाता है, उसी रास्ते में क्या फायदा होगा। थोड़ा तो लॉजिकली समझिए, किस जमीन पे रहेंगे, क्या मिलेगा इससे,
कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए इन सब पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर, अगर ये काम ना हो, ये मुद्दे ना हो, ये प्रॉब्लम नहीं हो, तो मंदिर बना लीजिए, मंदिर में भी बहुत गलत काम होते हैं, मस्जिद में तो और भी ज्यादा होते हैं, और गुरुद्वारे में कहना ही क्या है। कुछ ऐसे लोग हैं हम जानते हैं जो कि अपनी लाइफ ही वहीं स्पेंड कर दी, बिकॉज कोई काम करना नहीं है, फ्री में खाना मिलता है, पूरे टाइम वहीं रहते हैं, सुबह से शाम तक, दिन रात वहीं रहते हैं, कहते हैं यहीं झाड़ू लगा लेते हैं, यहीं पे खा लेते हैं, आराम से बैठते हैं, लोग आते हैं उनको देख लेते हैं और वापस से अपना बढ़िया रहने को मिलता है। और जबकि अच्छा खासा फिजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे एथलीट टाइप के लगते हैं, उनको कहीं काम करिए, एक बिल्डिंग बनाइए, पता लगेगा। बिना काम यहीं स्पेंड करते हैं टाइम और अपना म्यूजिक कंट्रीब्यूट करते हैं, तो या तो फिर अगर म्यूजिशियन बनना है, कुछ अच्छा बनना है, तो बाहर जाकर एक्सप्लोर करिए, कंपटीशन देखिए, क्यों मंदिर में बैठकर टाइम स्पेयर कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कभी गए आप हरिद्वार टाइप की जगह पे गए? वहां आप उनको देखिए, उनकी मतलब आपको हजारों में लोग ऐसे मिलेंगे कि उनको एक फ्लाईओवर बनाने के लिए दे देना तो वो आराम से कुछ दिनों के अंदर ही बना देंगे, इतना फिजिक उनका अच्छा खासा है। इतना सर्व किया जाता है, इतना सर्व किया जाता है, हर कोई वहां जाके खिलाते हैं उनको, क्या ये पंडित जी हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई, आप खा लीजिए। तो ठीक है, आपको जो भी करवाना है करवाइए, लेकिन ये सब, और एटलीस्ट ये सब आप लोग इसको कैसे लेंगे लाइफ के अंदर, वी कांट चेंज दिस, मतलब मैंने मजाक जरूर कर दिया, बट देयर इज अ मैसेज कि टेक ऑल द थिंग्स वेरी लाइट, काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, दे आर एंटरटेनिंग अस, उनका काम है, जितने भी ऐसा उल्टा सीधा काम करते हैं वो हमें एंटरटेन करते हैं, जो कल भी कर रहे हैं, वही वहां आपने कोई भी झंडा फहरा दिया, हो गया आपका, उतार दिया आपको एक दिन आपने, ठीक है, और इतनी मार खाकर अगर आपने एक फ्लैग लगा ही दिया तो क्या कर दिया, या तो ये था कि आपने अपने नाम कर लिया वो लैंड, तब तो कोई फाइट करने का फायदा भी है। अब कोई फायदा क्या हुआ, कुछ ऐसा मतलब नहीं है, प्रूव क्या कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे हम तो व्हाइट हाउस पे भी ऊपर झंडा लगाना, अपना लगा लीजिए, वो कहेंगे ठीक है, उसके बाद आपको शूट कर देंगे, आप लगा लो, फेमस हो गए, फेमस हो गया ना, एक वीडियो आ गया, क्लिप आ गया। तो ये कैसा मेंटल लेवल है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है, पता नहीं कैसे क्या चल रहा है। और कई लोगों के रिलेटिव्स की जब डेथ होगी ना, तो हॉस्पिटल में आपको मारने के लिए भी आएंगे, ये भी हो जाएगा, उनको पता है कुछ नहीं हो सकता है कि इनकी गलती की वजह से हुआ है, गलती आपकी नहीं होगी, तब भी तो स्मार्ट तरीके से निकलने के रास्ते पहले से तैयार करके रखने, कि अपनी लाइफ सबसे ज्यादा प्रेशियस है, उसके बाद में देखेंगे कि लोगों का क्या होगा। ये समझना, ऐसा अनफॉर्चुनेट हुआ है, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट में अटक जाते हैं कि नहीं हमने नहीं किया, हमने ऐसा किया नहीं, हम क्या कर सकते थे, नहीं, हो लो, निकल लो, हो गया जो होना था, आगे देखते हैं अपने। तो प्रोटीन्स कहां से कहां मूव करते हैं, और ये इंसिडेंट होते हैं बच्चों, अब जैसा भी है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो कुछ लोग अपने अपने तरीके से फ्लॉट हो रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अगर काम हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मेजोरिटी के पास काम नहीं है, उनका नीट एग्जाम आने वाला हो ना, तो बार बार वहीं डर लगेगा, यार छोड़ो तैयारी करते हैं, क्या फायदा, उनको कोई टास्क नहीं मिल रखा है। इतनी गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसीज हैं, हजारों पॉलिसीज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दे विल गेट 1500 रुपीज मंथली, 2000 रुपीज, बिकॉज दे आर मतलब ये अच्छा राइट है, आप अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्यों पैसा मिलना चाहिए, कोई वजह ही नहीं। आपको शायद कुछ स्कीम्स पता होंगी विलेजेस के अंदर रोड बनाने के लिए, लोगों को 5 to 6 आवर्स जॉब देने के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना गारंटी क्यों होना चाहिए, मतलब आप कुछ बनाइए, मशीन बनाइए, सेल करिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, कुछ सर्विसेज डेवलप करिए, ये तो फ्रीडम होनी चाहिए ना। और अदर देन फिजिकल लाइक स्ट्रेंथ का जो वेरिएशन है, इसके अलावा ऑल काइंड ऑफ रिजर्वेशन शुड बी बैंड, ऑल काइंड ऑफ रिजर्वेशन। इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी खराब है जो ये इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज जितने भी रिच लोग हैं उन सबके पास सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का, क्या कैटेगरी है वो, EWS, दे हैव सर्टिफिकेट। एक और रिजर्वेशन ऐड कर दिया आपने, बिना बात ही ऐड कर दिया, और उसका बेनिफिट क्या है, हम तो बहुत सारे बच्चों को, हमारे यहाँ पर कई बच्चे थे, उनको EWS में थे, बढ़िया कार से आते हैं, ऑडी बाहर है, EWS का सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं, EWS के पास बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है, सर्टिफिकेट बनते हैं कुछ कुछ, और वो बन गए, अब सबको कॉलेज मिल रहा है, बैठे हैं, और यहाँ बच्चे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन हटा दिया जाए ना, तो यहाँ पर 3 या 4 बच्चे बैठे होते, इनमें से रिजर्वेशन नहीं होता। अगर 100% सीट फिल होती तो आप लोगों को 100% सीट मिल ही जाती, 250, 350, चलिए वो तो PH कैटेगरी के लिए लिया, बाकी दूसरी SC ST कैटेगरी और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए भी है। तो ये हटना चाहिए, लेकिन अब इसके लिए कुछ लोगों को बच्चों एंड होना पड़ेगा, वो कौन हो, अब बताओ किसको, हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब हमारे तरफ मत देखो प्लीज, है ना, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप करवाइए जो करना है, हमें तो इतने में ही ठीक है, आपका जो भी रिजर्वेशन है आप देख लीजिएगा, हमारे को नहीं करना है सब। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स, कुछ रहिए, अपना नंबर भी कभी आ ही जाएगा, कंटेन्स
contains proteins. Acidic or non-acidic? Proteins. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है न्यूक्लियोप्लाज्म में? हिस्टोन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट. हिस्टोन तो है ही ना, हिस्टोन मोस्ट अबंडेंट. और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में पिछली कोई क्रांति पढ़कर हाइपर होने की जरूरत नहीं है. तब जमाना डिफरेंट था बच्चों, लोग क्रांति देखने के लिए छत पे खड़े हो जाते थे, और आजकल वो टाइम नहीं रहा, बदल गया है. तो आपको सबसे पहले सेल्फ सिक्योरिटी अपना देखना, उसके बाद में अपनी फैमिली, अपने घर वालों का, उसके बाद समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उम्मीद करिए, सिर्फ इससे आगे नहीं है. आप अपना रहने दीजिएगा. ये सब कुछ लोग अलग अलग तरह से हाइपर हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है अपने को. तो हिस्टोन प्रोटीन. और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन एडिशनल पैकेजिंग. और NHC, और एक NHC जो स्कैफोल्ड बनाता है, वो कौन सा होता है बच्चे? NHC फॉर्म स्कैफोल्ड. स्कैफोल्ड प्रोटीन. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट वो एसिडिक नेचर के होते हैं. तो दोबारा आप लोग वापस उस वो मुंह में चले गए कहीं कहीं पर. आइए, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन प्रोटीन हिस्टोन मोस्ट अबंडेंट एज वेल एज नॉन हिस्टोन. ATP is present in nucleoplasm, is it right? ATP. ATP होता है क्या? ATP होता है? Yes. न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सब तो प्रेजेंट होंगे. एसिडिक प्रोटीन्स. बच्चों टाइम हो गया क्या क्लास का? ठीक है, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए. न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, एंजाइम्स. एंजाइम कौन कौन से होंगे जल्दी बताइए. क्रोमैटिन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एंजाइम्स बताइए जल्दी से. DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज और लाइगेज एटसेट्रा. ठीक है, क्लियर हुआ. और मिनरल्स, मिनरल्स भी होते हैं. कैसे मिनरल होते हैं? यस, मैग्नीशियम बच्चों एक्टिवेटर होता है सेवरल एंजाइम का, तो मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट हो सकता है. फास्फोरस तो फास्फोरिक एसिड के लिए होता ही होता है. फास्फोरस. पोटेशियम का थोड़ा डाउट, पोटेशियम न्यूक्लियस में होता है क्या? वैक्यूल एटसेट्रा में तो होता है, लेकिन एक बार चेक करना. न्यूक्लियस में पोटेशियम का कोई काम शायद नहीं होगा. कैल्शियम तो फिर भी हो सकता है. सोडियम न्यूक्लियस में नहीं होगा. मतलब प्लांट सेल के न्यूक्लियस में तो सोडियम होने का मीनिंग ही नहीं है. प्लांट सेल में सोडियम इटसेल्फ ही कम होता है. प्रोटीन सिंथेसिस तो बाहर होता है ना, साइटोप्लाज्म में. हाँ, वो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब शेप मेंटेन करता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है. तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रोमैटिन, बेसिक फ्यूसिन एटसेट्रा. क्रोमैटिन में हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन कल ही अपने कंप्लीट कर लेंगे इसको. तो अभी तक यहाँ तक आप नोट कर लीजिए. इसको स्क्रॉल डाउन करने के लिए कार्तिक कंट्रीब्यूट करेंगे एज ए लीडर. यस कार्तिक, कम. देन फाइनली यू कैन कलेक्ट दिस शीट. हाँ बच्चों बोलो. न्यूक्लियस की स्टेनिंग बहुत सारी बेसिक डाइज हैं, उनसे की जा सकती है. बेसिकली कंप्लीट न्यूक्लियस स्टेन करने का कोई मीनिंग नहीं है, वो सेल स्टेन करना पड़ेगा आपको. क्रोमैटिन स्टेनिंग होती है, और क्रोमैटिन स्टेनिंग की जाती है एसीटोकार्मिन, हिमेटोजाइलिन, बेसिक फ्यूसिन, फ्यूल्जन रिएजेंट जो आपकी बुक में भी गिवन है, शायद फ्यूल्जन रिएजेंट गिवन है. तो बेसिक डाइज से करते हैं. ये लीजिए बच्चों, जल्दी लिख लीजिए. नेक्स्ट क्लास किसका है? केमिस्ट्री. चलिए केमिस्ट्री सर को भेज देते हैं आपके पास. हाँ, सिलेबस आज इवनिंग में पोस्ट कर देंगे फॉर ऑल, जितने भी हैं टॉपिक उन सबका कर. वो भी करते हैं इंट्रोड्यूस. थोड़ा सा एक बार प्रेशर कम हो जाने दो.